अगस्त 1947 को 200 साल की गुलामी सहन करने के बाद भारत अंग्रेजों के अत्याचार से स्वतंत्र हो गया था। भारत स्वतंत्रता की खुशी मना रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे दर्द के साए में दिया था। उन्होंने भारत को हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांटकर एक लकीर खींच दी थी। इस बंटवारे से कुछ लोगों को सरकारी पद मिले, लेकिन करोड़ों लोगों को सिर्फ जख्म मिले। लोगों को अपने घर, जमीन, काम, शहर और देश छोड़कर भागना पड़ा। जो लोग अपनी मातृभूमि नहीं छोड़ना चाहते थे, उनका कत्ल किया जाने लगा। हर जगह सांप्रदायिक हिंसा का डर था। इस हिंसा के कारण अधिकांश हिंदू और सिख पाकिस्तानी जमीन से अपनी जान और इज्जत बचाकर भारत आए, जबकि लाखों मुस्लिम भारत से पाकिस्तान की तरफ भागे। पूर्वजों द्वारा अखंड भारत के लिए लड़ी गई लड़ाई के बाद मिली यह आज़ादी नफरत और हिंसा का शिकार बन गई। जब लोग सब कुछ छोड़कर ट्रेनों में सवार होते थे, तो मंजिल पर उनकी लाशें पहुंचती थीं। यह आज़ादी, जिसके लिए हजारों स्वतंत्रता सेनानी फांसी पर झूल गए, ने लगभग 10 लाख लोगों से उनकी जिंदगी और 1.5 करोड़ लोगों से उनका घर छीन लिया था। लेकिन सवाल यह है कि यह बंटवारा क्यों हुआ? हमेशा अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ एक साथ खड़े होने वाले हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के खून के प्यासे कैसे बन गए? अनेकता में एकता का प्रतीक बने देश में आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रमुख नेताओं ने भी देश के विभाजन को रोकने में असफलता दिखाई? ब्रिटिश इंडिया के समय भारत में अनेक रियासतें थीं, जहां राजाओं का शासन था और ब्रिटिश का अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, जबकि अन्य हिस्सों में उनका प्रत्यक्ष शासन था। अंग्रेजों की नीतियों और अत्याचारों के खिलाफ 1857 में एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ हो चुका था। इस वर्ष हिंदू और मुस्लिम ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। उस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने एनफील्ड P53 राइफल पेश की थी, जिसे लोड करने के लिए सैनिकों को ग्रीस कार्ट्रिज के अंत को दांतों से काटना पड़ता था। गाय और सुअर की चर्बी होने की जानकारी फैलने पर दोनों धर्मों के सिपाही मिलकर विद्रोह की अग्नि को प्रज्वलित कर दिया, जिससे अंग्रेजों की सत्ता संकट में पड़ गई। 1857 की क्रांति के केवल 2 वर्ष बाद बंगाल में इंडिगो विद्रोह तेजी से बढ़ गया। इस तरह साल और दशक बीतते गए और धीरे धीरे पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक माहौल बनने लगा। जो भी आंदोलन होते थे, उनमें हिंदू और मुस्लिम सहित सभी समुदाय एक ही स्वर में ब्रिटिश सरकार का विरोध करते थे। यह वह समय था जब लोगों में धार्मिकता से अधिक राष्ट्रीयता की भावना प्रबल थी। सबसे अधिक विद्रोह का सामना अंग्रेजों को बंगाल में करना पड़ा था। महान बुद्धिजीवियों और नेताओं ने बंगाल की धरती से ब्रिटिश को चुनौती दी। उस समय बंगाल ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा प्रांत था, जिसमें आज का पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और बांग्लादेश समेत अन्य क्षेत्र शामिल थे। बंगाल में हिंदू जनसंख्या बहुसंख्यक थी, लेकिन पूर्वी हिस्से में मुस्लिम जनसंख्या अधिक थी। अंग्रेजों को समझ में आ चुका था कि यदि हिंदुओं और मुस्लिमों की एकता को कायम रखा गया, तो उनका भारत पर नियंत्रण बनाना मुश्किल होगा। इसलिए 1903 में अंग्रेजों ने विभाजन और शासन की नीति अपनाते हुए बंगाल को हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच विभाजित करने की योजना बनाई। उनका उद्देश्य था लोगों को धर्म के आधार पर बांटकर उन्हें आपस में उलझा देना, ताकि वे एकजुट होकर ब्रिटिश सरकार के लिए समस्या ना बने। इसके लिए अंग्रेजों ने कहना शुरू किया कि बंगाल का आकार इतना बड़ा है कि उसे सही से संचालित करना कठिन है। इस प्रकार वे एक ओर प्रशासनिक कारण बताते रहे और दूसरी ओर पूर्वी हिस्से के मुस्लिम समुदाय को यह समझाया कि बंगाल के विशाल आकार के कारण यहाँ की सरकारी नीतियों का लाभ नहीं पहुँचता, लेकिन विभाजन के बाद इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई, जिसका बंगाल के लोगों ने जोरदार विरोध किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस तब भारतीय लोगों की आवाज बन चुकी थी और कांग्रेस के नेताओं ने इस विभाजन के निर्णय का भी विरोध किया। उन्हें पता था कि यह सब केवल लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने के लिए हो रहा था, लेकिन इतने विरोध के बावजूद 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया। पहला पश्चिमी भाग बंगाल, उड़ीसा और बिहार को मिलाकर बना, जबकि दूसरा पूर्वी भाग बंगाल और असम के साथ मिलकर पूर्वी बंगाल और असम बना। इस विभाजन के परिणामस्वरूप जो मुस्लिम समुदाय विभाजन से पहले बंगाल में अल्पसंख्यक था, वह अब पूर्वी बंगाल और असम में बहुसंख्यक बन चुका था। यहाँ कुल जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 10 लाख थी,
जिसमें 1 करोड़ 80 लाख मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल थे। वहीं पश्चिम बंगाल की कुल जनसंख्या करीब 5 करोड़ 40 लाख थी, जिसमें 4 करोड़ 20 लाख हिंदू समुदाय के लोग थे। यह स्पष्ट था कि अंग्रेजों ने राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए अधिकांश मुस्लिम जनसंख्या को हिंदू जनसंख्या वाले क्षेत्रों से अलग कर दिया था ताकि उनके बीच का सामंजस्य बिगड़ सके। इस बंटवारे का जोरदार विरोध हुआ। कांग्रेस के नेता सड़कों पर आए। विभाजन के दिन को बंगाल भर में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार और स्वदेशी सामानों को बढ़ावा दिया गया। धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे देश में फैलने लगा। बाल गंगाधर तिलक ने इस आंदोलन का प्रचार बंबई और पुणे में किया, जबकि अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में इसे फैलाया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस विरोध में अमार सोनार बांग्ला गीत लिखा, जो प्रदर्शनकारियों के लिए विरोध जताने का एक साधन बन गया। 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की, जहां पहली बार अंग्रेजों से आत्मशासन की मांग की गई। इस प्रकार भारत में एक बार फिर एक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, लेकिन इस दौरान वही भी हो रहा था जो ब्रिटिश चाहते थे। अब ईस्टर्न बंगाल और आसाम में मुस्लिम जनसंख्या में अधिकता थी, इसलिए कई मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने इस विभाजन को एक अवसर के रूप में देखा। पहले जब कांग्रेस के साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध करते थे, इस बार ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत कई मुस्लिम नेताओं ने अंग्रेजों का समर्थन करते हुए पार्टीशन के खिलाफ जारी आंदोलन का विरोध किया। वे इस विभाजन से संतुष्ट थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे ईस्ट बंगाल की वजह से उन्हें ज्यादा राजनीतिक और सामाजिक नियंत्रण मिलेगा। इस दौरान उन्हें यह भी समझाया गया कि कांग्रेस केवल हिंदुओं की पार्टी है, जो सिर्फ हिंदुओं का ही पक्ष रखती है। इस प्रकार ईस्ट बंगाल के मुस्लिम कार्यकर्ताओं को लगने लगा कि अगर देश स्वतंत्र भी हो गया तो सत्ता कांग्रेस ही संभालेगी और फिर हिंदुओं का राज होगा। इन विचारों ने उन्हें मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में एक अलग मुस्लिम पार्टी बनाने के लिए प्रेरित किया, ताकि मुस्लिम समुदाय की आवाज ब्रिटिश सरकार के सामने रखी जा सके। कांग्रेस भी यह भांप चुकी थी कि अंग्रेजों ने भेदभाव की गहरी दरारें देश में पैदा कर दी हैं, जिससे आंदोलन की दिशा भटक सकती है। इसलिए कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने बार बार स्पष्ट किया कि कांग्रेस पूरे देश की पार्टी है और उनका स्वप्न एक एकीकृत धर्मनिरपेक्ष भारत का है, जहां सभी धर्मों के लोग मिलकर रहें। कांग्रेस में जो मुस्लिम नेता थे, उन्होंने भी यही बात कही, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अंग्रेजों की योजना सफल हो गई थी और एक ही सुर में बोलने वाले नेताओं के बीच अब दरार आ चुकी थी। कुछ मुस्लिम नेताओं ने कांग्रेस के समकक्ष मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधित्व के नाम पर एक स्वतंत्र संगठन बनाने का निर्णय लिया। इसके गठन के लिए सितंबर 1906 में लखनऊ में एक बैठक रखी गई, जिसमें भारत के अनेक मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में राजनीतिक पार्टी के गठन पर चर्चा की गई। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ऑल इंडिया मोहम्मद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस AIMEC की थी, जिसे सर सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। 18,864 में AIMC का 20वां सत्र ढाका में हुआ, जिसमें लगभग 3,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उन्होंने मिलकर AIMC से राजनीति पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग AIML का गठन हुआ। इस नाम का सुझाव नवाब ख्वाजा सर सलीम उल्लाह बहादुर ने दिया। इस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ, जिसके संस्थापक ख्वाजा सलीम उल्लाह, विकार उल मुल्क, सैयद अमीर अली, सैयद नबी उल्लाह खान बहादुर, गुलाम और मुस्तफ़ा चौधरी थे। लीग के पहले मानद अध्यक्ष सर सुल्तान मोहम्मद शाह बने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अपने गठन के बाद कई मुद्दों पर सक्रिय थी। एक और इसके नेता देश भर के मुसलमानों का समर्थन कांग्रेस से मुस्लिम लीग की तरफ स्थानांतरित करने की कोशिश में थे। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार के प्रति लीग के नेताओं ने वफादारी दिखाना शुरू किया। इसका असर यह था कि लीग जब भी मुसलमान समुदाय के हितों और अधिकारों के लिए कुछ मांग उठाती, अंग्रेज उसे ध्यान में रखते थे। इस स्थिति में 1908 में मुस्लिम लीग ने अमृतसर में एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें मुसलमानों के लिए अलग मतदान का अनुरोध किया गया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार सुधार के नाम पर 1909 में मोर्ली मिंटो सुधार लेकर आई, जिसमें अलग चुनावी प्रणालियों का सूत्रपात किया गया, जिसके तहत केवल मुसलमान ही मुस्लिम प्रतिनिधियों के लिए मतदान कर सकते थे। यह सब स्पष्ट रूप से हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच की खाई को और भी बढ़ाने के लिए किया गया था।
जिससे देश में सांप्रदायिकता में वृद्धि हुई और भारत में पहली बार धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण की शुरुआत हुई। कांग्रेस ने मोलिमिंटो सुधारों का जोरदार विरोध किया, लेकिन कुछ सफल नहीं हुआ। मुस्लिम लीग ने अलग चुनाव क्षेत्रों को प्राप्त करके न केवल कांग्रेस को एक कूटनीतिक और वैचारिक हार दी, बल्कि इससे लीग ने भारतीय मुसलमानों का भी भरपूर समर्थन हासिल किया। अब मुस्लिम समुदाय की एक बड़ी संख्या को यह लगने लगा था कि मुस्लिम लीग उनके लिए अधिक लाभदायक है। अंग्रेज भारत को हिंदू और मुस्लिम में बांटकर बहुत खुश थे और उन्हें अनुमान था कि देश की राजनीति किस दिशा में मुड़ चुकी है। इसका एक सबूत अलग चुनाव क्षेत्रों को लागू करने के बाद उस समय के उपराज्यपाल लॉर्ड मिंटो द्वारा अपने मित्र को लिखे पत्र में देखने को मिलता है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हम अलग चुनाव क्षेत्रों द्वारा भारत में ऐसा घातक विष फैला रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। 1911 में अंग्रेजों ने पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल को फिर से जोड़ दिया, लेकिन बंगाल का विभाजन करके उन्हें जो चाहिए था वह मिल चुका था। लगातार हिंदू और मुस्लिम नेताओं के बीच बढ़ती इस खाई को पाटने के लिए मुस्लिम कांग्रेस नेता मोहम्मद अली जिन्ना सामने आते हैं। जिस साल मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, उसी साल जिन्ना ने कांग्रेस में प्रवेश किया था। वह एक बैरिस्टर थे जो लंदन से पढ़कर आए थे। उनकी जीवनशैली मुस्लिम परंपरा से पूरी तरह भिन्न थी। वे कट्टरपंथी मौलाना और मौलवियों के तीव्र आलोचक थे और कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के बड़े समर्थक थे। उनका मानना था कि देश में धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारत की आज़ादी के लिए वह कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एकता स्थापित करना चाहते थे ताकि दोनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा सकें। इसके लिए दोनों पक्षों के बीच तालमेल बनाना आवश्यक था, इसलिए जिन्ना कांग्रेस में रहते हुए 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हो जाते हैं। अब जिन्ना कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक पुल की तरह बन गए थे। उनके प्रयासों से 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का संयुक्त सत्र हुआ, जिसमें दोनों दलों के बीच लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। इस पैक्ट के अनुसार राजनीतिक दलों ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रांतीय विधायकों में भागीदारी देने का निर्णय लिया। मुस्लिम लीग के नेताओं ने भी भारतीय स्वराज के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाले आंदोलन के साथ सहयोग करने पर सहमति जताई। चूंकि जिन्ना का इस दौरान महत्वपूर्ण भूमिका थी और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया, इसलिए सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू और मुस्लिम एकता के राजदूत का उपनाम भी दिया था। लेकिन उस समय किसी को भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। लखनऊ पैक्ट से कांग्रेस के कई प्रमुख नेता असंतुष्ट थे, क्योंकि उन्हें लगा कि कांग्रेस ने इस पैक्ट के कारण अपने धार्मिक तटस्थ सिद्धांत से समझौता किया है। यह वह समय था जब कांग्रेस मुस्लिम लीग के मुकाबले कुछ हद तक कमजोर हो रही थी। इसी दौरान गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह के तहत अहिंसा के तरीके से आंदोलन किया, जिससे लाखों लोगों में आज़ादी की आशा जग गई। उस समय 1919 में देश में खिलाफत आंदोलन भी प्रारंभ हुआ। इसे भारतीय मुस्लिमों ने एलाइड पावर्स की उन नीतियों के विरोध में शुरू किया था जो वर्ल्ड वॉर के बाद ओटोमन एम्पायर पर लागू की गई थी। गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के एक बड़े मौके के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस हिंदू मुस्लिम एकता की बात करती है तो उसे खिलाफत आंदोलन से जुड़ना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस भी इस आंदोलन से जुड़ गई और उसने विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को इससे जोड़ा। इस प्रकार एक बार फिर हिंदू और मुस्लिम नेताओं के बीच एकता देखने को मिली और दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर आवाज उठाई। लेकिन जिन्ना ना तो खिलाफत आंदोलन के समर्थक थे और ना ही गांधी जी की विधियों से संतुष्ट थे। 1920 में जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन आंदोलन शुरू किया तो जिन्ना ने इसका खुलकर विरोध किया। यहां तक कि इसी साल जिन्ना ने कांग्रेस को भी छोड़ दिया। जिन्ना को लगता था कि गांधी जी का दृष्टिकोण सांप्रदायिक है और यह मुस्लिमों के हितों को सही से प्रस्तुत नहीं करता। उसके बाद उसने मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के रूप में काम करना जारी रखा, लेकिन वह फिर भी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आगे बढ़ते रहे। हालांकि 1922 में खिलाफत आंदोलन के समाप्त होने के बाद राजनीतिक परिदृश्य फिर से बदल गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच फिर से तनाव था। इस बीच जहां मुस्लिमों के लिए मुस्लिम लीग एक शक्ति बनकर उभर रही थी, वहीं कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की राह पकड़ रही थी। इसी समय देश में हिंदू महासभा और आरएसएस जैसे हिंदू राष्ट्रीयवादी समूह भी मजबूती से हिंदुओं के अधिकारों की मांग उठा रहे थे।
इस प्रकार देश में एक बार फिर से कम्युनलिज्म तेजी से बढ़ने लगा था। अब बात अपने अपने धर्म के लोगों की सुरक्षा और अधिकारों की अधिक होने लगी थी। यह कम्युनलिज्म देश में तेजी से फैल रहा था। हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच आपसी विश्वास अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच चुका था, जिसका बड़ा असर यह हुआ कि देश के कई शहरों में दंगे भड़क उठे। माहौल ऐसा बन चुका था कि केवल आम लोगों का ही स्टंस धर्म के आधार पर नहीं बदल रहा था, बल्कि कांग्रेस के बड़े नेता भी कम्युनलिज्म की ओर बढ़ रहे थे। 1921 में जहां कांग्रेस पार्टी में 11 मुस्लिम प्रतिनिधि थे, वे 1923 तक घटकर 4 से भी कम रह गए। इस प्रकार कई मुस्लिम नेता कांग्रेस छोड़कर मुस्लिम लीग में शामिल हो गए, जो कांग्रेस के हर फैसले में हस्तक्षेप करने लगे। 1928 में जब ब्रिटिशर्स ने साइमन कमीशन को बिना भारतीय नेताओं के चर्चा किए थोप दिया, तब इसका जवाब देने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट जारी की, जिसमें डोमिनियन स्टेटस, फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों जैसे महत्वपूर्ण बिंदु थे। लेकिन इस रिपोर्ट से मुस्लिम लीग भड़क उठी और इसका वेहेमेंट विरोध किया। उन्हें सबसे ज्यादा समस्या संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के सुझाव से थी, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे मुस्लिम बहुल प्रांतों में उनकी राजनीतिक शक्ति कमजोर हो सकती है। इस बार मोहम्मद अली जिन्ना भी कांग्रेस के फैसले के खिलाफ खुलकर खड़े थे। इस संबंध में मार्च 1929 में मुस्लिम लीग का दिल्ली में सत्र हुआ, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम दृष्टिकोण को लेकर 14 बिंदुओं की एक सूची तैयार की, जिसमें कई मांगें थीं, जैसे कि सभी विधायकों और निर्वाचित संस्थाओं में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व, किसी भी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रांत को माइनॉरिटी में परिवर्तित न किया जाए और सरकारी सेवाओं तथा आत्म प्रशासनिक संस्थाओं में मुसलमानों की उचित भागीदारी हो। इसके अलावा एक अन्य मांग यह भी थी कि केंद्रीय और राज्य कैबिनेट में 1/3 मुस्लिम सदस्य हों और किसी भी विधायिका समुदाय को अपने हितों के खिलाफ नहीं मान लेना चाहिए। जिन्ना की ये मांगें जिन्ना 14 पॉइंट्स के नाम से मशहूर हुईं, जो आगे चलकर मुस्लिम लीग के भविष्य के एजेंडे की नींव बनी। जिन्ना को उम्मीद थी कि कांग्रेस उनके इन सभी पॉइंट्स को महत्व देगी, लेकिन कांग्रेस ने उनके संशोधनों को स्वीकार नहीं किया। इससे नाराज होकर जिन्ना ने आगे किसी भी भागीदारी से इनकार कर दिया और यह घोषणा भी की कि अब वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कोई रिश्ते नहीं रखेंगे। उनका राजनीति से अब मन ऊब चुका था, इसलिए 1930 में उन्होंने राजनीति से किनारा कर लंदन जाने का निर्णय लिया। जिन्ना के बाद मुस्लिम लीग के अध्यक्ष अल्लामा इकबाल बने, जिन्होंने कभी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसा देशभक्ति गीत लिखा था। लेकिन अल्लामा इकबाल पहले ऐसे मुस्लिम लीग के नेता बने जिन्होंने 29 दिसंबर 1930 को अपने भाषण में भारत में एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग की। उनके भाषण में कहा गया कि पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक एकल मुस्लिम राज्य बनाया जाना चाहिए। उनके इस बयान के बाद देश में टू नेशन थ्योरी को बल मिला। इस मांग में एक नया चैप्टर चौधरी रहमत अली ने जोड़ा। उन्होंने 1933 में नाव और नेवर नामक एक पैम्फलेट लिखा, जिसमें उन्होंने इकबाल की उस मांग का समर्थन किया जिसमें पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक एकल मुस्लिम राज्य बनाने की बात की गई थी और कश्मीर को भी इसमें शामिल किया गया। उन्होंने इन राज्यों को मिलाकर मुस्लिमों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की स्थापना की मांग की। रहमत अली ने पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की शुरुआत की और फिर पाकिस्तान नाम से एक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया, ताकि इसके जरिए पाकिस्तान की मांग को बढ़ावा दिया जा सके। इस तरह अब देश को दो हिस्सों में बांटने के विचार देश की हवा में फैलने लगे। मुस्लिम लीग के नेताओं ने यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि हिंदुओं और मुस्लिमों की संस्कृतियां पूरी तरह से अलग हैं और दोनों धर्मों के लोग कभी एक देश में नहीं रह सकते, चाहे वे सदियों से साथ क्यों न रहे हों। यह सिद्धांत मुसलमानों में काफी लोकप्रिय हो गया, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने इसका जोरदार विरोध किया और ऐसी हर मांग को नकार दिया। इसी दौरान 1935 में जिन्ना लंदन से लौट आए, लेकिन अब वह अपनी सेकुलर विचारधारा को छोड़कर आ चुके थे। उन्होंने देश में बन रहे माहौल को देखकर अपने रुख को संयुक्त सेकुलर इंडिया से अलग मुस्लिम राष्ट्र की ओर परिवर्तित किया। उनका कांग्रेस से मतभेद भी बढ़ गया था और वह गांधी जी को पहले से ही पसंद नहीं करते थे। अब जवाहरलाल नेहरू से भी उनकी दूरियां बढ़ गई थी। इसी बीच ब्रिटिशर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लेकर आए, जिसका उद्देश्य भारत की सरकार के लिए प्रावधान बनाना था।
यह एक्ट भारतीयों को अधिक राजनीतिक शक्ति और जिम्मेदारी देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 1937 में इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग जैसी पार्टियों के बीच प्रांतीय चुनाव हुए, जिसमें मुस्लिम लीग को गंभीर हार का सामना करना पड़ा। वे किसी भी प्रांत में सरकार नहीं बना सके, यहां तक कि पंजाब और बंगाल जैसी मुस्लिम बहुल प्रांतों में भी उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। इसी बीच कांग्रेस ने इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया और कई प्रांतों में सरकार बनाई। इन चुनाव के परिणामों से निराश होकर 28 मई 1937 को अल्लामा इकबाल ने जिन्ना को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने कहा कि बिना स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के इस देश में इस्लामी शरीयत का पालन और विकास संभव नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश में सिविल युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जैसा कि पिछले कुछ वर्षों से हिंदू मुस्लिम दंगों के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि अलग देश की मांग उठाने का यही सही समय है। इकबाल ने 21 जून 1937 को एक और पत्र जिन्ना को लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि इंग्लैंड से वापस लौटने से पहले लॉर्ड लोथियन ने कहा था कि भारत की एकता में आई दरार का एकमात्र समाधान अब देश का विभाजन है। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग की बुरी हार से जिन्ना काफी परेशान थे और उनमें अचानक कई बदलाव आने लगे थे। कभी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वाले जिन्ना अब पूरी तरह से इस्लामिक विचारधारा में रंग चुके थे। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए टू नेशन थ्योरी को उत्कर्षित ढंग से बढ़ावा देना शुरू किया। एक बड़ा अभियान चलाया गया जिसमें पाकिस्तान के विचार को मुसलमानों के बीच व्यापक रूप से प्रचारित किया गया, खासकर उन क्षेत्रों में जहां मुस्लिमों की जनसंख्या अधिक थी। उन्हें बार बार बताया गया कि कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है और केवल हिंदुओं के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। 1940 में लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए एक अलग राष्ट्र के रूप में एक भाषण दिया, जिसमें बताया कि भारत में हिंदू जनसंख्या ज्यादा है और लोकतांत्रिक ढांचे में सरकारें सिर्फ वोट से बनती हैं, इसलिए सत्ता हमेशा हिंदुओं के पास रहेगी। ऐसे में भारत में मुस्लिमों के साथ हमेशा भेदभाव होगा, इसलिए सभी मुस्लिम एकजुट होकर एक अलग देश के निर्माण के लिए कार्य करें। इस बीच द्वितीय विश्व युद्ध भी तेजी से बढ़ रहा था और ब्रिटिश सेना को सैनिकों की आवश्यकता थी, जिसके लिए वे भारतीयों का सहयोग चाहते थे। 22 मार्च 1942 को सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स ने कांग्रेस के साथ बातचीत शुरू की ताकि ब्रिटेन को विश्व युद्ध में भारतीय समर्थन मिल सके, लेकिन कांग्रेस के गर्म दल के नेता और कई बुद्धिजीवी इसके लिए सहमत नहीं हुए। हालांकि गांधी जी ने इसे एक अवसर के रूप में देखा और युद्ध में ब्रिटिशों की मदद के लिए भारतीय सैनिकों की भर्ती का समर्थन किया, लेकिन इस समर्थन के बदले उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की मांग रखी। ब्रिटिशों ने पूर्ण स्वराज की मांग को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग जस की तस बनी रही। जब ब्रिटिश इसके लिए सहमत नहीं हुए तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा देकर अगस्त 1942 में क्विट इंडिया आंदोलन की शुरुआत की। पूरे देश में यह आंदोलन तेजी से फैल गया, जिससे ब्रिटिश राज के खिलाफ बगावत की चिंगारी हर गली और रास्ते पर भड़क उठी। इस दौरान मुस्लिम लीग ब्रिटिशों के साथ मीटिंग कर रही थी। इस दौरान मुस्लिम लीग अंग्रेजों की नज़र में अपनी स्थिति सुधारने में जुटी थी। जिन्ना और मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश वॉर एफर्ट का बिना किसी शर्त के समर्थन किया और क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध करते हुए मुस्लिम समुदाय से इस आंदोलन में शामिल न होने की अपील की। अंग्रेजों के लिए स्थिति स्पष्ट थी, एक तरफ मुस्लिम लीग थी जो उनका समर्थन कर रही थी और दूसरी तरफ कांग्रेस थी जो उन्हें देश से निकालने को तत्पर थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया, जबकि कांग्रेस के नेताओं को जेलों में डाल दिया। कांग्रेस के बड़े नेताओं के अभाव में मुस्लिम लीग को पाकिस्तान के लिए अपने प्रचार को फैलाने का एक सुनहरा अवसर मिला। लीग के नेताओं ने सभी मुस्लिमों से अलग देश की मांग को लेकर आवाज उठाने की अपील की, विशेषकर पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बलूचिस्तान और बंगाल जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में। इसके बाद मुस्लिम लीग ने एक बड़ी मुस्लिम आबादी का समर्थन प्राप्त कर लिया था। गांधी जी को देश के विभाजन की संभावनाएं चिंतित करने लगी थीं और वे इसे रोकने के लिए जिन्ना को मनाने की कोशिश कर रहे थे। सितंबर 1944 में 9 से 27 तारीख के बीच उन्होंने बंबई में 14 बार जिन्ना से बात की, लेकिन जिन्ना अपने पाकिस्तान की मांग पर अडिग रहे। गांधी जी ने एक बार जिन्ना को यह प्रस्ताव भी दिया कि यदि वे देश को बांटने की जिद छोड़ दें तो उन्हें आज़ाद भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा।
लेकिन जिन्ना अपनी मांग पर कायम रहे। इसके बाद 1945 का साल आता है, जब देश की राजनीति और सामाजिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी, जबकि इस साल विश्व युद्ध 2 के समाप्त होने से अंतर्राष्ट्रीय माहौल में थोड़ी राहत आई थी। इस बीच ब्रिटेन में सरकार बदल चुकी थी और क्लेमेंट रिचर्ड एटली प्रधानमंत्री बने थे। उस समय एक और ब्रिटेन युद्ध के कारण पहले से ही कमजोर हो चुका था और अपने उपनिवेशों को सही तरीके से संचालित करने में कठिनाई महसूस कर रहा था। वहीं दूसरी ओर भारत में बढ़ते स्वतंत्रता आंदोलनों ने ब्रिटिश सरकार को दुविधा में डाल रखा था। ऐसे में ब्रिटेन को भारत को स्वतंत्रता देने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद क्लेमेंट एटली ने भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन और संविधान तैयार करने हेतु मार्च 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। इस मिशन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि सत्ता का हस्तांतरण किस प्रकार किया जाए। एक और मुस्लिम लीग थी जो मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की मांग कर रही थी, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस थी जो एक एकीकृत भारत के पक्ष में थी। जनवरी 1946 में हुए प्रांतीय चुनावों में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन करते हुए मुस्लिम सीटों में 87% सीटें हासिल की थीं, जिसके कारण जिन्ना ने मुस्लिम समर्थन का हवाला देकर पाकिस्तान की मांग को मजबूती से मिशन के सामने रखा। कोई निर्णय तभी लिया जा सकता था जब दोनों पक्ष एकगत सहमति पर पहुंचते। इसलिए शिमला सम्मेलन में मिशन ने दोनों दलों के बीच सामंजस्य बनाने की कोशिश की, लेकिन काफी बातचीत के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। ऐसे में मिशन ने मई 1946 में अपना खुद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे कैबिनेट मिशन योजना कहा गया। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत को बिना विभाजन के स्वतंत्रता दी जानी थी। इस योजना के अनुसार प्रांतों को 3 समूहों में बांटा गया था। समूह ए में मद्रास, केंद्रीय प्रांत, उत्तर प्रदेश, बिहार, मुंबई और ओडिशा शामिल थे, जहां हिंदू जनसंख्या बहुसंख्यक थी। समूह बी में पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और बलूचिस्तान रखा गया, जबकि समूह सी में बंगाल और असम थे। समूह बी और सी में मुस्लिम जनसंख्या बहुसंख्यक थी। जिन्होंने पहले पाकिस्तान की मांग से पीछे हटने से इनकार किया था, इस योजना के लिए तुरंत राजी हो गए क्योंकि उन्हें इसमें पाकिस्तान से अधिक लाभ नजर आया। लेकिन कांग्रेस ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्हें हिंदू मुस्लिम बहुसंख्या के आधार पर प्रांतों की समूहबद्धता मंजूर नहीं थी। कांग्रेस इसमें परिवर्तन चाहती थी, जबकि जिन्ना इस योजना में कोई बदलाव नहीं चाहते थे। दोनों पक्षों के एक स्थल पर सहमत न होने से यह योजना विफल हो गई। इसके बाद कई घटनाएं हुईं जिन्होंने दोनों पक्षों के बीच तनाव को बढ़ा दिया। जिन्ना किसी भी कीमत पर एक अलग देश चाहते थे और जब उन्हें लगा कि यह असंभव हो रहा है, तो उन्होंने पाकिस्तान की मांग के तहत पूरे देश के मुसलमानों को सक्रिय रूप से आगे आने का आह्वान किया। जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान के गठन के लिए ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस पर दबाव डालना था। उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन यदि आप युद्ध की ओर बढ़ते हैं तो हमें यह स्वीकार है, या तो हमारे पास एक बंटा हुआ भारत होगा या एक नष्ट भारत होगा। इस भाषण से देश की स्थिति कैसी बनेगी, शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। मुस्लिम लीग के लोग तुरंत सक्रिय हो गए और उन्होंने सभी मुसलमानों को सड़कों पर आने का आह्वान किया। जो लोग ज्यादा कट्टरपंथी थे, उन्होंने दंगे करवाना शुरू कर दिया, जिसकी शुरुआत सबसे पहले कलकत्ता से हुई। उस समय हुसैन सुहरावर्दी बंगाल के मुख्यमंत्री और मुस्लिम लीग के नेता थे। उन्होंने अपने पद का गलत फायदा उठाते हुए मुस्लिम कट्टरपंथियों को खुली छूट दी कि वे कलकत्ता में हिंदुओं को निशाना बना सकें। चूंकि कलकत्ता में हिंदू जनसंख्या अधिक थी, मुस्लिम लीग उन्हें मारकर या भगाकर कलकत्ता को खाली करना चाहती थी, ताकि वहां केवल मुस्लिम आबादी रह जाए और यह पाकिस्तान का हिस्सा बन सके। हुसैन सुहरावर्दी ने पुलिस की भी मदद नहीं की, ताकि कोई मध्यस्थता न कर सके। इसके बाद कलकत्ता ने अपने इतिहास का सबसे त्रासद दिन देखा, जहां बड़े पैमाने पर खून खराबा शुरू हुआ। पहले ही दिन हजारों हिंदू मारे गए, जिसके जवाब में हिंदू समूह भी एकजुट होकर पलटवार करने लगे, जिससे हिंसा दोगुनी हो गई। मुस्लिम लीग द्वारा फैलाए गए इस क्रूर और बर्बर घटना को द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के नाम से जाना गया। यह हिंसा बाद में बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जैसे अन्य क्षेत्रों में भी फैल गई।
हर तरफ कत्लेआम का माहौल था और धर्म के नाम पर हो रही इस बर्बरता ने देश के विभाजन की मांग को और मजबूत कर दिया। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी अब यह लगने लगा कि ऐसी क्रूर हिंसा को देखते हुए देश का दो टुकड़ों में बंटवारा करना ही बेहतर होगा। भारत में बढ़ती हिंसा और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच मतभेदों के कारण ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली काफी परेशान हो चुके थे। वे जल्दी से जल्दी भारत को स्वतंत्र करना चाहते थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 30 जून 1948 तक सभी ब्रिटिश नागरिक भारत छोड़ देंगे। इसके बाद देश में होने वाले घटनाक्रमों की जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। 30 जून 1948 तक भारत की सत्ता किसी भी हाल में भारतीयों को सौंपने के निर्देश के साथ लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के नए वाइसरॉय के रूप में भेजा गया। ऐसे संवेदनशील समय में माउंटबेटन 22 मार्च 1947 को भारत आए। 1947 में उन्होंने डिकी बोर्ड प्लान के नाम से एक योजना प्रस्तुत की, लेकिन दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने जून 3 प्लान या माउंटबेटन प्लान पेश किया, जो भारत की स्वतंत्रता का अंतिम योजना थी। इस योजना के तहत देश को विभाजित करके दो स्वतंत्र राष्ट्र, भारत और पाकिस्तान, बनाने का निर्णय लिया गया। दोनों देशों को ऑटोनॉमी और संप्रभुता दी गई, यानी वे अपने आंतरिक और बाह्य मामलों पर पूरा नियंत्रण रख सकते थे। इसके अलावा दोनों देशों को अपना संविधान बनाने का अधिकार था। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार किया। इसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के माध्यम से लागू किया गया, जिसे ब्रिटिश संसद में पारित किया गया और 18 जुलाई 1947 को रॉयल असेंट मिल गया। इसी अनुच्छेद के तहत पंजाब और बंगाल का विभाजन हुआ, जिसमें पूर्व पंजाब और पश्चिम बंगाल भारत में रहे, जबकि पश्चिम पंजाब और पूर्व बंगाल को पाकिस्तान में शामिल किया गया। सिंध और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस NWFP ने भी विभाजन का सामना किया। इस तरह सिंध, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल और सिलेट के संग्रह से पाकिस्तान बना। इसके अलावा सभी प्रिंसली स्टेट्स को यह विकल्प दिया गया कि वे या तो इंडिया या पाकिस्तान में से किसी एक को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर स्वतंत्र रह सकते हैं। पावर ट्रांसफर की तारीख 15 अगस्त 1947 तय की गई थी, जब भारत और पाकिस्तान दोनों को आज़ादी मिलनी थी। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन के लिए एक ही दिन दो जगहों पर पावर हैंड ओवर करना संभव नहीं था, इसलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान को स्वतंत्रता दी जाती है और अगले दिन 15 अगस्त भारत की आज़ादी का दिन होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि देश दो हिस्सों में बंट गया, लेकिन किस देश की सीमा कहाँ बनी, यह आज़ादी के दिन तक भी अंग्रेज़ों ने नहीं बताया। वास्तव में जून 1947 में सीमाओं को निर्धारित करने के लिए सर साइरल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में बाउंड्री कमीशन का गठन किया गया था। रेडक्लिफ न तो इससे पहले भारत आए थे और न ही भारत के कल्चर और ज्योग्राफी के बारे में विशेष जानकारी थी। फिर भी उन्होंने केवल 5 हफ्तों में ब्रिटिश इंडिया के पेपर मैप पर एक लकीर खींचकर देश को दो भागों में बांट दिया। 17 अगस्त 1947 को वह सीमा रेखा घोषित की गई जो इंडिया और पाकिस्तान को अलग करती थी, जिसे रेडक्लिफ लाइन कहा गया। रेडक्लिफ लाइन के तहत भारत को 3 हिस्सों वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और इंडिया में विभाजित किया गया। उस समय संचार इतने विकसित नहीं थे कि आसानी से सही सीमाओं के बारे में जनता को बताया जा सके, इसलिए एक बड़े मामले का माहौल बन गया। लाखों घर एक ही झटके में दूसरे देश चले गए। पाकिस्तान से हिंदू और सिख लोग अपनी संपत्ति और घर छोड़कर भारत की ओर बढ़ने लगे। वहीं लाखों मुस्लिम भी अपना सब कुछ समेटकर पाकिस्तान जाने लगे। लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जाना मानो मौत के दरिया को पार करने जैसा था, क्योंकि चारों ओर दंगे और हिंसा का माहौल था। हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग इस विभाजन के कारण अपनी जान खो बैठे, जबकि बेघर हुए लोगों की कोई सही गिनती नहीं थी। देश को आज़ादी का जश्न मनाना था, लेकिन स्थिति ऐसी थी कि देश का हर कोना खून से सना था और करोड़ों लोग दुख भोग रहे थे। यह विभाजन का घाव ऐसा था जो आज भी 7 दशकों बाद नहीं भरा है। उस समय भारत के नेता भी कठिन दौर से गुजर रहे थे। उन्होंने देख लिया था कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया है, लेकिन तब भी 500 से ज़्यादा रियासतें थीं जिन्हें भारत या पाकिस्तान में से किसी एक को चुनने की आज़ादी दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों को एकजुट करने का बेतरतीब काम किया।
इनमें से कई रियासतें भारत के लिए महत्वपूर्ण थीं, जिनके पाकिस्तान में चले जाने से भारत अधूरा रह जाता। इस स्थिति में पटेल ने महीनों तक इन राज्यों का दौरा किया और उन्हें भारत में शामिल करने के प्रयास किए। अधिकांश रियासतें उनकी कूटनीति और विश्वास के कारण भारत का हिस्सा बनी, लेकिन हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में समस्याएं फंसी हुई थीं। पाकिस्तान इन पर निगाहें गड़ाए हुए था। पाकिस्तान इन क्षेत्रों पर गिद्ध की तरह टकटकी लगाए था। जम्मू एंड कश्मीर की बागडोर उस समय महाराजा हरि सिंह के हाथ में थी। वे पहले स्वतंत्र बने रहना चाहते थे, लेकिन जब पाकिस्तानी सेना ने वहां बलात्कारी हमला किया तो जम्मू एंड कश्मीर कुछ शर्तों के साथ भारत में सम्मिलित हो गया। उस समय जूनागढ़ पाकिस्तान में जाने को तैयार था, जबकि वहां की अधिकतर जनसंख्या हिंदू थी जो भारत में रहना चाहती थी। इसी संदर्भ में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहां सैन्य और राजनीतिक दबाव डालकर जूनागढ़ को भी भारत में शामिल कर लिया। हैदराबाद के निजाम ने भी जब अपनी धाक बनाई, तब वल्लभ भाई पटेल ने अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करते हुए सैन्य सहायता से हैदराबाद को भारत में मिला लिया। तब मणिपुर, भोपाल और सिक्किम ने भी स्वतंत्र रहने का फैसला किया था, लेकिन बाद में मणिपुर और भोपाल 1949 में भारत से जुड़ गए, जबकि सिक्किम का भारत में आधिकारिक विलय 1975 में हुआ। इस प्रकार आज के भारत का स्वरूप बनकर उभरा।